अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि आपको मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है और मेरी स्क्रीन भी जो है वो क्लियरली विजिबल है। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग काइंडली मुझे चैट पर प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें, किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो। ओके, हसन अहमद का रिप्लाई आया दैट फाइन। ओके, लेट अस कंटिन्यू। थोड़ा सा अपना तारुफ करवाता चलूँ। मेरा नाम अली अहमद है और आई एम अ CA स्टूडेंट एंड अबाउट टू कंप्लीट माय कैप मॉड्यूल। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी पेपर्स दिए सब अभी तक जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकले। बिजनेस लॉ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है शुरू से और इसमें मेरिट की भरपूर कोशिश की थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल तो गया, मगर मेरिट नहीं आया, जो अल्लाह की मर्ज़ी। तो अब हम अपना सेशन जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट कर लेते हैं। बिजनेस लॉ, इसमें हमारे जो आज की जो सेशन है उसके हमारे पास टोटल 4 एजेंडा हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करने लगे हैं जो हमारा कंप्लीट कोर्स का कंटेंट है और जो अभी एडिशंस एंड डिलीशंस हुई हैं हमारे बिजनेस लॉ के पेपर में, उससे रिलेटेड भी जो है वो स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन्स पाई जाती हैं, तो उसको भी इंशाल्लाह रिमूव करने की कोशिश करेंगे। एक मॉडल पेपर ICAP की तरफ से आया है और उससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमें बिजनेस लॉ की तैयारी कैसे करनी है, इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट एजेंडा की तरफ। तो हमारे जो टोटल हमारा जो कोर्स है इसके अंदर टोटल 27 चैप्टर्स हैं और इस कोर्स को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मर्केंटाइल लॉ फर्स्ट पोर्शन और कंपनी लॉ हमारा सेकंड पोर्शन। इस 27 में से जो है वो हमारे पास 9 चैप्टर्स जो है वो कंपनी में फॉल करते हैं और 18 चैप्टर्स जो हैं वो हमारे मर्केंटाइल में फॉल करते हैं। अगर हम इसकी फर्दर जो है वो इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास मर्केंटाइल लॉ में 4 जो है वो पोर्शंस हैं, जिसमें एक जो चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। इसमें हम लोग बेसिक्स जो है वो सिस्टम ऑफ लॉ इन पाकिस्तान और कोर्ट्स की टाइप्स वगैरह हम लोग जो है वो पढ़ रहे होते हैं और क्रिमिनल कोड के बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है उसमें हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसकी फर्दर 2 सब कैटेगरीज हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। एक हमारे पास पार्टनरशिप और नेगोशिएबल जो है वो, ये 2 चैप्टर्स भी हमारे पास हैं जो कि ICAP के मोस्ट फेवरेट हैं और इस पर तो ICAP ने जो है वो अलग से ग्रिड भी बनाई हुई है, मतलब पार्टनरशिप और नेगोशिएबल। तो इसके बाद अब हमारे पास है कंपनी लॉ। वाज़ेह रहे आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लोग की जो है वो प्रॉपर कोर्स को स्टार्ट नहीं कर रहे, बस एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन हर चीज़ का लेते हुए चल रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह आइंदा आने वाली क्लासेस में जो है वो हम लोग इसको प्रॉपरली कंटिन्यू करेंगे। तो कंपनी लॉ में जो हमारे पास मेजर पोर्शन है वो कंपनीज एक्ट का है, जिसके अंदर हमारे पास मैनेजमेंट मीटिंग और कंपनी के जो है वो स्ट्रक्चर्स और कंपनी की फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो हमारे पास ये सिक्योरिटीज़ एक्ट है, इसमें हमारे पास शेयर कैपिटल एंड प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर्स आते हैं। तो ये कंपनी लॉ भी एक जो है वो मेजर अच्छा इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। और अब हम अपने एजेंडा नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जिससे रिलेटेड जो है वो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं और इस पर काफ़ी कंटेंट जो है वो अपलोड भी किया जा रहा है। तो अगर हम लोग डिलीशंस और एडिशंस की बात करें तो ICAP ने जो है वो अपनी वेबसाइट पर एक एग्जामिनेबल सप्लीमेंट अपलोड किया हुआ है, जिसके अंदर तमाम एडिशंस और डिलीशंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद है। थोड़ी बहुत वो मैं आपके साथ अगर शेयर करता चलूँ
तो उसमें आई कैप ने चैप्टर नंबर 19 में, बल्कि हम अगर शुरू से चलें तो चैप्टर नंबर 1 में उसमें जो है वो सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान को डिलीट करें। डॉक्ट्राइन ऑफ बाइंडिंग प्रेसिडेंट, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन हुआ करता था, इसको आई कैप ने किसी वजह से डिलीट किया होगा। और स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन पाकिस्तान भी आई कैप ने डिलीट कर दिया। इसके बाद आते हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 5, जिसमें भी डिलीशंस हैं, और बल्कि डिलीशन है स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स एक्सेप्शंस, ये आई कैप ने रिमूव कर दिया हमारे कोर्स में से। और चैप्टर नंबर 7 की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी वाला जो है, ये लीगल सूट से रिलेटेड एक टॉपिक हुआ करता था, ये आई कैप ने डिलीट किया है। और चैप्टर नंबर 9 में रूल्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ये आई कैप ने डिलीट किया है। और इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 15 पर, ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ बेलर एंड बेली, फाइंडर ऑफ गुड्स वाला टॉपिक भी हटा दिया आई कैप ने। टर्मिनेशन का टॉपिक भी आई कैप ने जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दिया। अच्छा, चैप्टर नंबर 16 में इररिवोकेबल एजेंसी का टॉपिक आई कैप ने हटाया, और इसके साथ एक और टॉपिक हटाया, अनडिस्क्लोज्ड एजेंसी। चैप्टर नंबर 18 की अगर हम बात करें तो इसमें टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट आई कैप ने रिमूव किया, और रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग मैच्योरिटी आई कैप ने हटाया, और डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, ये सारे माजी में आई कैप के एग्जामिनर के काफ़ी फेवरेट एरियाज रहे हैं, लेकिन इनको भी अब जो है वो डिलीट कर दिया गया है। अच्छा, चैप्टर नंबर 20 की अगर मैं बात करूं, कंपनीज एक्ट से जो है वो हम लोग अगर स्टार्ट करें तो अभी आपको सारी जो है वो डिलीशंस बताता हुआ चल रहा हूँ, अभी आपको आगे एडिशन भी बताऊंगा। मेजरली आई कैप ने डिलीशंस किए हैं, लेकिन एक आध कोई एडिशन भी की है, छोटी सी, कोई इतनी ज़्यादा एडिशन नहीं है, तो फिक्र की कोई बात नहीं है। तो प्रोविजंस एज टू कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, ये वाला टॉपिक जो है वो आई कैप ने डिलीट करें। और अगर हम चैप्टर नंबर 21 की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ ओन शेयर्स बाय कंपनी, ये आई कैप ने डिलीट किया है। और चैप्टर नंबर 23 में आई कैप ने जो है वो मॉर्गेजेस और चार्जेस की रजिस्ट्रेशन वाला टॉपिक जो है वो डिलीट किया है। और चैप्टर नंबर 27 में ऑडिट का पूरा पोर्शन ही डिलीट कर दिया। ये हम लोग जो है वो कैफ 9 में भी पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पर इसकी ज़्यादा सेंस बनती है, तो ये अच्छा ही किया जो आई कैप ने इसको डिलीट कर दिया। अच्छा, चैप्टर नंबर 25 में जो है वो मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये टॉपिक आई कैप ने हटाया है। सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये टॉपिक आई कैप ने हटाया है। और इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 25 में कुछ एडिशंस भी हुई हैं, जो मैं आपको अभी आगे चलकर बताता हूँ। चैप्टर नंबर 26 में जो हमारे पास अनक्लेम्ड शेयर्स, मुदारबा सर्टिफिकेट्स और डिविडेंड टू वेस्ट विद फेडरल गवर्नमेंट वाला सेक्शन हुआ करता था, वो आई कैप ने जो है वो इसको भी रिमूव कर दिया है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एडिशन क्या हुआ है हमारे कोर्स में। तो एडिशन में जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 25 में कुछ एडिशंस हुए। लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, ये एक एडेड टॉपिक है। और इसके अलावा हमारे पास प्रोटेक्शन टू इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आई कैप ने सिलेबस में ऐड किया है। और अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 27 की, तो इसमें भी कुछ एडिशंस हुई हैं, बल्कि एक ही एडिशन हुई है, क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज। ये बात आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे कि लिस्टेड कंपनीज जो है वो अपने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो बनाती हैं, तो उससे रिलेटेड जो है वो आई कैप ने एक सेक्शन जो है उसमें हमारे कोर्स में इंक्लूड किया है। ये है। और इसके अलावा आई कैप ने कुछ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं जो आई कैप ने इशू किए हैं।
अभी एक मॉडल पेपर भी आया, इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। तो अब जो है वो ये टोटल कोई अप्रोक्स 540 MCQs हैं जो आई कैप ने इशू किए हैं। 20 मेजरली 20 MCQs पर चैप्टर है, मगर आई थिंक चैप्टर नंबर 1 और किसी एक चैप्टर में जो है वो एक में 18 है और एक में 22 है। तो ये टोटल जो है वो हमारे पास 540 MCQs का एक सेट बनता है जो आई कैप ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। और ये बात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि आई कैप जो MCQs इशू करता है उसके बाद जो लेटेस्ट अटेम्प्ट होती है ना, उसमें ऐसा देखा गया है, मतलब मेजरली, और मेरे साथ भी ऐसा मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि उन MCQs में से कोई ना कोई MCQs जो है वो ज़रूर आई कैप जो है वो एग्जामिन करता है। तो ये हमारी जो है वो कुछ एडिशंस और डिलीशंस की बात रही। इसके अलावा हमारे पास अब हम अपने एजेंडा नंबर 3 पर आ जाते हैं, जो कि है मॉडल पेपर। अच्छा, अब अगर हम मॉडल पेपर की बात करें तो आई कैप ने हमें एक नया स्ट्रक्चर बनाकर दिया है। आई कैप कह रहा है कि भाई अब मैं जो है ना वो एग्जामिन करूँगा एक अलग तरीके से, और वो तरीका क्या होगा वो भी मैं आपको बताता चलूँ। वो तरीका कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो हमारा लॉ का पेपर है जो हमारा ये लॉ का पेपर है, माफ़ कीजिएगा थोड़ी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं हो पा रही। अच्छा, अब इसमें 3 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी नंबर 1 तो है भाई, उसने साफ साफ कह दिया कि मैं 30% MCQs पूछूंगा, यानी 30 मार्क्स के अगर 100 में से देखा जाए तो MCQs आने, जिसमें जाहिर है मिक्स टॉपिक्स होंगे, कंपनी भी होगा, इसमें मर्केंटाइल भी होगा, सिक्योरिटीज एक्ट भी होगा, और चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू लीगल भी होगा, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, सब मिलाकर जो है वो आई कैप कंबाइनली जो है वो MCQs टेस्ट करेगा। अच्छा, सेक्शन बी हमारे पास आ रहा है और 35% इसमें इसका एरिया है, जैसे हम मर्केंटाइल कह देते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड पोर्शन है उसमें आई कैप हमसे कह रहे हैं कि 35 मार्क्स का मैं आपसे कंपनी लॉ पूछूंगा। ठीक है, अब आई कैप ने एक बात और बोली। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके देखें तो ये हमारे पास बनता है कुल 70% पेपर का हिस्सा, जिसको अगर हम मार्क्स में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास 100 मार्क्स के पेपर के 70 मार्क्स बनते हैं। आई कैप ने बोला कि इन 70 मार्क्स में से मैं 40% जो है वो पूछूंगा नॉलेज बेस्ड पेपर, यानी जिसमें रट्टा भी काम आ जाएगा। जाहिर सी बात है, आपको मेमोराइजेशन और कॉन्सेप्ट क्लियरिंग दोनों पर हमें फोकस करते हुए चलना है। तो ये 40% जो है वो इन 70 में से आई कैप नॉलेज बेस्ड पेपर पूछेगा। अब बचा कितना? 60%। ये 60% आई कैप ने कहा कि मैं आपसे पूछूंगा एप्लीकेशन बेस्ड पेपर। और अगर हम लोग आई कैप के और भी दूसरे कैप के पेपर्स में अगर हम उसका ट्रेंड देखते हुए चलें तो आई कैप का जो एग्जामिनर है वो स्ट्रेट रट्टा बेस्ड क्वेश्चन जो पहले माजी में कभी पूछे जाते थे, अब आई कैप जो है वो उससे शिफ्ट कर रहा है। अब आई कैप एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बना रहा है। अगर आप अपना लास्ट अटेम्प्ट का BM एंड BS का पेपर उठाकर भी देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सिनेरियो बेस्ड पेपर था। आई थिंक उसमें हर सवाल ही जो है वो किसी केस स्टडी से रिलेट कर रहा था और काफ़ी अच्छा लेंथी सा पेपर था। तो आई कैप जो है वो अब अपना ट्रेंड शिफ्ट कर रहे हैं नॉलेज बेस्ड से एप्लीकेशन बेस्ड की तरफ। तो ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरिंग करना है, हमें मेमोराइज भी करना है।
हमें दोनों काम करने, क्योंकि आई कैप का कुछ नहीं पता कि वो जो है वो कौन सा हिस्सा कहाँ से जो है वो मेमोराइजिंग बेस का पूछेगा और कहाँ से जो है वो कॉन्सेप्ट की केस स्टडीज बनाकर हमसे पूछेगा। अच्छा, अभी जो हमारे पास 70 मार्क्स हैं, अगर मैं इनकी 40 और 60% को डिवाइड कर दूं मार्क्स में, तो आई कैप कह रहा है कि मैं आपसे 28 मार्क्स का नॉलेज बेस्ड पेपर पूछूंगा और 42 मार्क्स का मैं आपसे कॉन्सेप्चुअल पूछूंगा। कॉन्सेप्चुअल इसमें 70 मार्क्स में जाहिर है ये मर्केंटाइल और कंपनी दोनों ही शामिल हैं। अच्छा, आई कैप ने जो है वो एक बात और बोली कि ईच क्वेश्चन हैज़ अ मैक्सिमम वेटेज ऑफ 8 मार्क्स, यानी आपके पास जो मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में आने वाला है वो 8 मार्क्स का होगा। पहले हमारे पास 15-15, 9-9, 10-10, 12-12 मार्क्स का एक एक सवाल आता था, अब ऐसा नहीं होगा। और जो है वो हमारे पास मैक्सिमम 8 मार्क्स की वेटेज पर क्वेश्चन आई कैप हमसे पूछ सकता है। इसके अलावा लेट मी चेक कि हमारे पास कोई फर्दर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है तो मैं आपको वो भी कन्वे कर दूं। आई थिंक इट्स कंप्लीट। तो ये जो है वो हमारे पास हो गई है पेपर की, मॉडल पेपर की जो अपकमिंग अटेम्प्ट से रिलेटेड जो आई कैप ने गाइडेंस दी हैं वो मैंने आपको कन्वे करी। अच्छा, इस पर हमारी बात हो गई है, अब हमारे पास आ जाती है हाउ टू प्रिपेयर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें बिजनेस लॉ की प्रिपरेशन कैसे करनी है। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई हमसे याद नहीं होता, हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाते हैं तो पेपर में ले मैन लैंग्वेज में पेपर लिख कर आते हैं तो आई क्या फेल कर देते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम लोग जो है वो एग्जैक्ट वर्डिंग्स याद करके जाते हैं, कॉन्सेप्ट्स इतने मजबूत नहीं करके जाते हो, तो ज़ाहिर है उनको भी मसला होता है। और वो कहते हैं कि हम जो है वो सिनेरियो या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से जो है वो उसको पिक नहीं कर पाते उसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमने तो एग्जैक्ट जो है वो बुक से याद किया हुआ होता है। तो हमको दोनों चीज़ों पर फोकस करना है, हमें कॉन्सेप्ट को लर्न भी करना है, मेमोराइज भी करना है, और इसके साथ साथ हमें उनको कॉन्सेप्चुअली भी जो है वो पक्का करना है। तो अगर मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात करूं, तो अगर मैं अपने उससे बात करूं कि मैं आप लोगों को किस तरह से लेकर चल रहा हूँगा, तो मेरा ये है कि हम लोग जो है वो कंपनीज एक्ट से जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि मैं समझता हूँ कि सबसे यहाँ से मार्क्स गेन करना कंपैरेटिवली आसान होता है। माना कि यहाँ से भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है और जो पास्ट पेपर्स में देखा गया है उसमें ये है कि जो कंपनीज के सिनेरियोज आते हैं वो सिनेरियो तो होते हैं, लेकिन जब आप उनकी रिक्वायरमेंट देखते हैं ना तो वो कंपैरेटिवली मर्केंटाइल लॉ के मुकाबले में थोड़ी सिंपल होती है। तो यहाँ से मार्क्स गेन करना आई थिंक थोड़ा आसान होता है। तो हम लोग कंपनीज एक्ट को जो है वो हम लोग लेते हुए चलेंगे, सबसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट लेंगे। और इसके साथ साथ ये ख़त्म नहीं करवाऊंगा मैं पूरा, इसके साथ साथ हम लोग लेकर चलेंगे चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू लीगल। वो जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, वो चैप्टर नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह फिर चैप्टर नंबर 1 ख़त्म करने के बाद पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल, यानी हम कंपनीज एक्ट और फिर चैप्टर नंबर 1 ख़त्म करना है, कंपनीज एक्ट चलाते रहना है, चैप्टर नंबर 1 ख़त्म करना है, पार्टनरशिप एक्ट ख़त्म करना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ख़त्म करना है। तो हमारे पास जो है वो इंशाल्लाह कंपनीज एक्ट के साथ हमारे पास ये 3 चैप्टर्स भी हो चुके होंगे, जिसमें मेजरली हमारा 75% आई गेस पेपर हमारा कवर हो जाएगा।
फिर उसके बाद जब हम लोग ये ख़त्म कर चुके होंगे तो हम लोग आएंगे सीधा कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। इसके साथ साथ जो है वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट जब चला रहे होंगे तो हम लोग अपने प्रीवियस टॉपिक्स का रिवीजन, पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करेंगे इसको, और उसके साथ साथ जो है वो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चला रहे होंगे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है वो दो तरह के जो है वो, जैसे मैंने आपको पीछे एक स्लाइड पर बताया कि दो तरह के हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बात वाज़ेह है आई कैप के क्वेश्चन पेपर से कि आई कैप जो है वो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा पूछता है। जो हमारे पास इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट और प्लेज और ये वाले जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, इससे आई कैप कंपैरेटिवली ज़्यादा पूछता है। और काफ़ी जब मैंने अपना ये स्टार्ट किया था कोर्स तो मुझसे काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि हम लोग जो है वो कोर्स एंड कब कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट द कोर्स टिल 10th of August इंशाल्लाह। उसके बाद हमारा 11 to 15 या 11 to 13th अगस्त तक हम लोग एक ग्रैंड रिवीजन सेशन जो है वो भी रखेंगे, और उसमें हम लोग जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट रिवीजन भी करेंगे। अच्छा, एक बात जो है वो प्रिपरेशन से रिलेटेड आप लोगों ने अपने माइंड में ज़रूर रखनी है, वो ये कि प्रिपरेशन करते हुए जो आई के एफ की बुक की जो हमारे पास स्टडी टेक्स्ट है, उसकी जो एग्जाम्पल्स हैं और जो हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, ये आप लोगों की हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्योंकि ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है पेपर्स में कि आई के एफ कभी कभार तो एग्जैक्ट वर्डिंग के साथ वो एग्जाम्पल्स जो है वो पेपर में रख रहा होता है, और कभी कभार जो है वो नाम और उसकी कुछ चीज़ें चेंज कर देता है, मगर एग्जाम्पल सेम होती है। तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है, और ये मैंने खुद अपने बिजनेस लॉ के पेपर में भी एक्सपीरियंस किया था। और हमारा एक बात ये तो सभी को पता है जो भी कैफ के स्टूडेंट्स हैं कि पास्ट पेपर्स प्रैक्टिस इज द की। आप पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको आई कैप की एग्जामिनर की मेंटालिटी का पता चल रहा है कि भाई वो किस तरह के एग्जामिनर जो है वो सवाल पूछ रहे हैं। बल्कि मैं तो आप लोगों को ये रेकमेंड करूँगा कि हम लोग जब एक चैप्टर ख़त्म करेंगे तो हम लोग उसके पास्ट पेपर्स जो है वो रिव्यू करेंगे। ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि हमको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आई कैप किस चैप्टर से, किस कैटेगरी के, किस तरह के, किस लेवल के क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। और कभी कभार तो क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे होते हैं। अच्छा, सिर्फ पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं करनी, जो आई कैप में उसकी सजेस्टेड आंसर जो हमारे पास आते हैं वो भी आप लोगों ने ज़रूर जो है वो रीडिंग करनी है उससे। और उसमें एक तो जनरल गाइडेंस होती है, वो भी आप लोगों ने पढ़नी है। सजेस्टेड आंसर से आपको ये अंदाज़ा हो रहा है कि आई कैप क्या चाह रहा है आपसे, किस तरह की वर्डिंग चाह रहा है कि आप उसको एक्सप्लेन करें, आप उसको किस तरह से बताएं। और जो स्टेट, एनलिस्ट, इलस्ट्रेट वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको प्रॉपर्ली अंदाज़ा होने चाहिए। आई कैप बोलता है एनलिस्ट या स्टेट, और बच्चे उसको जो है वो इतनी लंबी लंबी एक्सप्लेनेशन दे के आ रहे होते हैं। भाई आप रिक्वायरमेंट तो समझो क्वेश्चन की, वो आपसे पूछ क्या रहा है, और इसका बेहतरीन अंदाज़ा मेरे ख्याल से आपको सजेस्टेड आंसर से बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। और आपको मार्किंग प्लान्स जो आई कैप की वेबसाइट पर जो है वो हर टॉपिक सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है वो आई कैप में रखे हुए हैं, वो आप लोगों ने ज़रूर देखने हैं। बल्कि मुझे मार्किंग प्लान से एक बात याद आई कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया, वो कह रहे कि मैं बिजनेस लॉ में फ़ेल हो गया। तो मैंने बोला अच्छा भाई क्यों फेल हो गए। बल्कि इनफैक्ट ये तो जब मैंने बिजनेस लॉ का पेपर नहीं दिया था उससे भी पहले की बात है, जिस अटेम्प्ट में मैं बिजनेस लॉ का पेपर देने जा रहा था, बस अल्लाह का शुक्र है उससे मुलाकात हो गई। तो आई थिंक कि मुझे इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ, तो मैं आप लोगों से भी वो शेयर कर दूँ। बाकी जो भी फर्दर डिटेल्स होंगी वो तो हम लोग कोर्स के दौरान डिस्कस कर ही रहे होंगे। तो उसमें ये है कि हाँ, वो स्टूडेंट कहता है कि भाई मेरा लॉ का पेपर सबसे आउटस्टैंडिंग हुआ था लेकिन मैं फेल हो गया। मैंने बोला अच्छा भाई, तो अगर आपको ये लगता है कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ था तो आप उसको रीचेक करवा लेते हैं। तो कह रहे हैं कि हाँ मैंने रीचेक करवाया मगर नो चेंज आया मेरा। मैंने कहा अच्छा एग्जामिनर से या इस तरह से किसी से कोई बात वगैरह हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिली है तो मुझे भी बता दें ताकि
मैं इसको अप्लाई करूं तो शायद मेरा बेहतर रिजल्ट आ जाए। तो उसने मुझे ये बताया कि आपने जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो हमारे पास जो मर्केंटाइल लॉ में मेजरली सिनेरियोज ज़्यादा होते हैं, अब तो खैर आके आपने थोड़ा चेंज किया उसको, मेजरली जो है वो पेपर को कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर लेकर आ रहा है। तो इस एडवाइस से आपको और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है आपका अपकमिंग अटेम्प्ट में। तो उसमें ये है कि हाँ, सिनेरियो बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं तो आपको उसको ऐसे आंसर नहीं करना है जैसे क्वेश्चन नंबर, मिसाल के तौर पे कोई सिनेरियो है क्वेश्चन नंबर 6, आपने लिखा क्वेश्चन नंबर 6 और आंसर लिखे आप लोगों ने जो है वो उसका आंसर लिखना शुरू कर दिया। नो, दिस इज नॉट द वे। आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने एक सिनेरियो पढ़ा, उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ी, उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें, उसकी रिक्वायरमेंट को दोबारा पढ़ें, ठीक है, ताकि आंसर को ड्राफ्ट करते हुए आप लोगों से कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, अब आप लोगों ने आंसर कैसे लिखना है? अब आप लोगों ने पहले तो आप लोगों ने हेडिंग डालनी है कि गिवन सिनेरियो, गिवन सिनेरियो या गिवन कंडीशन, कुछ इस तरह की एक हेडिंग डालें और क्वेश्चन में जो आपको पार्टीज से रिलेटेड या कुछ कंपनीज से रिलेटेड या कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनीज के रिलेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसमें डायरेक्टर्स का नाम लिखा हुआ है, या अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करूं तो 2 पार्टीज का नाम लिखा है, तो आपने उन पार्टीज के नाम लिखने, आपने उन पार्टीज को अपने आंसर में उनकी झलक दिखानी है, आपने उनको शो करने कि हाँ भाई मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट या ये जो भी सिनेरियो है ये इन 2 पार्टीज पर बेस करते हैं। तो आपने अपने आंसर में इन दोनों इस चीज़ को रिलेट करना है। अच्छा, अब आपने उस पर जो आपने गिवन कंडीशन या गिवन सिनेरियो या इस तरह की कोई हेडिंग डाली है, उसके नीचे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा, मतलब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करें, थोड़ा सा क्वेश्चन को इलेबोरेट करें, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें और डायरेक्टली कंक्लूजन ना लिखें कि ये जो है वो वॉइड है या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड है, ऐसा ना करें। इसके इसके बरक्स आप लोग कंक्लूजन की अलग से हेडिंग डालें। आप लोग जब आके आपका मार्किंग प्लान देखेंगे तो उसमें भी ये बात है कि कंक्लूजन के अलग से मार्क्स होते हैं। अब अगर आपने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में कुछ गलती कर दी है लेकिन आपका कंक्लूजन ठीक है तो आपको कंक्लूजन के मार्क्स पूरे मिल रहे हैं। ये मैंने भी अपने पेपर में अप्लाई किया था और आपने जो है वो इस तरह से गिवन सिनेरियो या गिवन कंडीशन और कंक्लूजन की हेडिंग डाल के अलग अलग आंसर लिखने हैं, ताकि आपका जो असल जो आंसर क्रक्स है ना, क्रक्स, वो आपका कंक्लूजन है। और बास बच्चे ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन की एलेबोरेशन और एक्सप्लेनेशन के दरमियान ही जो है वो अपना कहीं कंक्लूजन जो है वो बीच में इंसर्ट कर देते हैं, तो वो आके आपको ढूंढने में बहुत मसला होता है। और हमारे एक ग्रेट टीचर है, नाम नहीं लूँगा उनका, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वो भी बता रहे थे कि उनका ऑडिट का पेपर अच्छा हुआ था एंड ही वॉज सुपर एक्साइटेड कि मेरा ऑडिट का पेपर तो बहुत ही अच्छा हो गया। अगर वो ऑडिट में फेल हो गए तो उन्होंने हमें यही गाइड किया कि जो भी आप आंसर लिखें वो टू द पॉइंट हो, रेलेवेंट हो। वो बता रहे थे कि मैंने काफ़ी लंबे लंबे आंसर लिखे थे, जिसके बाद जब मैं फेल हुआ तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा जो मेन आंसर है ना वो मेरे लंबे लंबे पेजेस के जो आंसर हैं उसके दरमियान कहीं खो गया और आके आपको वो मिल नहीं सका। तो खुदारा लंबी ना करें, रेलेवेंट टू द पॉइंट आंसर आके आप जो है वो आपसे मांग रहे हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझें और उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये एक स्ट्रेटजी जो है ये बनाई है खुद से और मैं इस पर अमल करता हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने अपने जो मेरे कमरे में रूम में कबर्ड रखा है उसके ऊपर मैंने एक छोटा चार्ट पेपर लगाया और उसके ऊपर ये एलपी गैप लिख दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये काफ़ी देर से यहाँ पर एलपी गैप लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? तो ये मैं आपको बता दूँ, ये असल में काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें करता रहता हूँ। तो ये जो एलपी गैप है ना, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए और ये आपके है भी 5 उसूल हैं। आप ये करें, इंशाल्लाह आप पास होंगे। गारंटी तो जाहिर है कोई भी नहीं दे सकता, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि आप पास होंगे और ये मैं खुद भी एक्सपीरियंस करता रहा हूँ। देखिए, पेपर पास करने के लिए ना ये 5 स्टेप्स हैं, या कि फिंगर टिप्स पर आ जाएंगे पूरे 5 फिंगर्स 5 स्टेप्स। एलपी गैप, स्टेप नंबर 1, ये आपका स्टेयर का या आपकी लेडर का फर्स्ट स्टेप है। ये है लर्न, सॉरी, ये है हमारे पास
स्टेप नंबर 1, लर्न। जब तक लर्निंग नहीं होगी तो एप्लीकेशन नहीं होगी। नंबर 2, प्रिपेयर। एक दफ़ा लर्निंग हो गई, आपने लेक्चर्स ले लिए, अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप उसको प्रिपेयर करें, ठीक है। और ये जी, LP, लर्न, प्रिपेयर, गो। पेपर देने जाएंगे, अटेम्प्ट, पेपर अटेम्प्ट करेंगे, और पास। ये आप अपने रूम की कबर्ड पर या वॉल पर, लिटरली बिलीव मी, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। लर्न, प्रिपेयर, गो, अटेम्प्ट एंड पास। ये अगर आप अपनी रूम की दीवार पर लिख लें तो आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है कि भाई जब तक मैं ये स्टेप नहीं करूँगा मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अब मैंने ये वाला स्टेप कर लिया, तब मुझे प्रिपरेशन करनी है, फिर मुझे पेपर देने जाना है, अटेम्प्ट करना है पेपर, और पास करना है। मुझे इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। मैं अपने सामने जब ये स्ट्रेटजी रखता हूँ तो मैं बोलता हूँ ये हो गया, ये हो गया, अब मैं पेपर देने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह उसको पास करके ही बाहर आना है इंशाल्लाह। तो आप लोग भी इसको अप्लाई करें। और फर्दर ये है तमाम डिटेल्स जो मैं आप लोगों से कन्वे करना चाह रहा था। तो आप लोग प्लीज़ एज सून एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशंस करवा लें, तो हम लोग जो है वो अब प्रॉपरली क्लासेस जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वो दे देता हूँ, ताकि जो भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो यू मे कॉन्टैक्ट मी। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर, यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट और सेव इट। तो और आप मुझसे किसी भी क्वेरी से रिलेटेड जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि हम लोग जो है उसको प्रॉपरली स्टार्ट करने लगें और आपकी कोई क्लासेस मिस ना हो जाए। बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है जो आप लोगों ने पे करना है। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे हैं कि आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, एक जनरल बात हो रही है कि हम लोग टीचर से पढ़ के पास नहीं हुए तो एक स्टूडेंट से पढ़ के कैसे पास हो जाएंगे। देखें, ये बात फैक्ट नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो अच्छा पढ़ाते भी हैं। तो मैं सिर्फ एक बात सोचता हूँ कि मैंने ये चीज़ देखी है क्लासेस में, स्टूडेंट्स को देखकर मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, और मैं अपने जो मेरे फेलोज़ और कोलीग्स हैं उनकी काफ़ी क्वेरीज भी क्लियर करता हूँ। तो उसमें ये है कि जो हमारे पास इंटीरियर के काफ़ी बच्चे आए हुए होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर से इतना खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर टीचर की और स्टूडेंट की मेंटालिटी में थोड़ा गैप आ जाता है। तो यहाँ पर ये है कि आई एम अवेलेबल एनी टाइम इंशाल्लाह। तो हम लोग जो है वो सेम मेंटालिटी के साथ ग्राउंड लेवल से जो है वो कोर्स को लेकर चल सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छे रिजल्ट्स की हम तवक्को कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।